एक स्टूडेंट आया था मिलने, तो यस लेट अस बिगिन। ठीक है, ओके, तो सब सुनाई दिखाई दे रहा है? स्टार्ट करते, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? यस, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसे मैं लास्ट क्लास बोल रहा था, इसके बाद से जितने क्लासेस होंगे जो लोग अटेंड नहीं किए तो सुन लेना। हम लोग हर क्लास थोड़ा रिवीजन लेंगे क्लास 12 का, ठीक है, स्टार्टिंग से। और हम लोग जो वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स चल रहा है उसके साथ आगे भी बढ़ेंगे। तो दो थिंग्स विल गो पैरेलली, अभी वही करना पड़ेगा, नहीं तो आइदर रिवीजन होगा, सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा, या कुछ एक आइदर और का केस आ जाएगा। वी डोंट वांट दैट, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स ले लेते हैं सबसे स्टार्टिंग में, फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स में वापस जाएंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास पढ़ाया था ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, जो अटेंड नहीं किए थे माशाल्लाह क्या बताया, ठीक है, समझने का ट्राई करना, मैं भी नहीं समझ में आया तब भी। तो पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करो फटाफट, ठीक है। तो लास्ट क्लास मैंने फील्ड ग्राफ, हाँ, इक्विलिब्रियम, वो पार्शियल डेरिवेटिव, वो सब के ऊपर करवाया था, ठीक है। चलो अभी ये ले लो, फील्ड का इक्वेशन सपोज ये दिया हुआ है, ये सब टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने कवर किए थे, बस अभी तुम लोग का रिवीजन टाइप चल रहा है। E इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस कितना, एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। किसी रीजन में जो फील्ड है इट बिहेव्स लाइक दिस। E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन। हर एक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, कर्व होता है, पाथ्स होता है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइंस, y इज अ फंक्शन ऑफ x या x इज अ फंक्शन ऑफ y, एनीवन, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू कितना ले 1,2, कोई ना कोई फील्ड लाइन 1,2 से पास करेगा, जो फील्ड लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन निकाल, ठीक है। आपको फील्ड का इक्वेशन दिया इन वेक्टर फॉर्म, तो ट्राई करो। तो इसके थ्रू क्या रिवाइज होगा, फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज। नहीं, कोई रेडीमेड इक्वेशन नहीं होता था, तुमको डिराइव कर सकते हो, लेकिन जब जॉइंट क्लास पर इसमें लॉजिक है ना, আপনি খুলে বলবো না একটু ভালোবাসা শোনা লে তোর তুই কি করবো, আমি কি করবো, রেকর্ডিং করছি তো আচ্ছা সবাই শুনুন, ये मैंने डायलॉग किसको मारा, अर्बन को मारा, ठीक है। ऑनलाइन में किसी का निकला, हाँ, जो इक्वेशन मिले डाल दो। मैं तो बोलता जो भी मिले, पैराबोला क्यों, हाइपरबोला की कुछ ना डाल दे। मैं हाइपरबोला भी छोड़, हाइपरबोला पैराबोला तुमको मिला के कोई इक्वेशन मल्टीप्लाई कर सकते, तो तू भी तो ऐसे ही बोल रहा है, इसमें पुट कर दे हो जाएगा। क्यों पुट करेगा भाई, कोई लॉजिक होना चाहिए ना। ये क्या होता था, ये प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड बताने का जल्दी जल्दी, यही क्यों याद रहता है बच्चों को, फंडामेंटल चीज याद नहीं रहता, ये सब भूल चीजें है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है फील्ड लाइंस का, ये सब भूल चीज होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच करता है, ये करता है, वो करता है। x ऐसा आ रहा है इक्वल्स टू, ये तो आना चाहिए, वो इक्वल टू वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन सोई नहीं बताने का, हाँ बोलते सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी होता है कि चच्चा, जो फील्ड वेक्टर होता है इट इज टेंजेंट टू फील्ड लाइन, is one of the most important properties, because this is how field lines are developed. फील्ड वेक्टर्स का टेंजेंट एक लाइन जो होता है वही फील्ड लाइन होता है, तो याद है अदर वे अराउंड, फील्ड वेक्टर इज टेंजेंट टू फील्ड लाइन, पहली बात। कहीं पे फील्ड लाइन फील्ड वेक्टर निकाला, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो। सेकंड, द फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस अगर पास पास है स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूर दूर है स्ट्रेंथ कम है, एनीवेज, ठीक
तो हम लोग यहाँ पे लॉजिक ये लगाते हैं कि सपोज ये वो फील्ड लाइन है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ, ये ब्लू कलर वाला फील्ड लाइन, इसका एक क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा y इक्वल्स टू fx, ठीक है, ओके। अब हम बोलते हैं कि सर ये कोई भी एक पॉइंट है, दिस सम आर्बिट्री पॉइंट x, y ऑन दैट लाइन, ये तो स्पेस में है ना, कोई एक पॉइंट है। अब हम लोग जो क्लास करते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है, क्यों लो এতদিনে আসলে এটা জানলি না? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दो कंपोनेंट्स कर लो, Ex एंड Ey, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि सर at any point at any x, y the electric field vector is tangent to field line but it has two components, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, टैंजेंट जो होता है, टैंजेंट उसका स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा, ठीक है। वो रुक जाओ, वो यही थीटा है, राइट? तो मतलब यही थीटा, ये एक ही थीटा हुआ, बट tan थीटा को हम लोग लिखते हैं एज dy अपॉन dx, बेसिक मैथ्स। आप उठ के हाई स्कूल में उठ के कोई नहीं बोलता y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, नो, आप बोला जाता है dy अपॉन dx, डेरिवेटिव, हाँ। लेकिन फिर तुम बोलोगे सर tan थीटा कैन बी रिटन फ्रॉम दिस ट्रायंगल आल्सो, ये एक ट्रायंगल है, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, ey बाय बेस क्या है, ex, अरे ey ये है, ey का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के j कैप का कोएफिशिएंट, ex का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में i कैप का कोएफिशिएंट, तो एक्चुअली ey इज y स्क्वायर, ex इज x, तो भाई खत्म हो गया। तो अब रीअरेंज करो, dy अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x, हाँ अब तुम इंटीग्रेट करो, रीअरेंज। अब ये तो मैथ्स में हो चुका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मत बोलो सर এটা পারি ना पहले मैथ्स पढ़ो, पति बात एग्जाम तो देते ही है। सो dx अपॉन x माने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जो बोलते हैं, अब तुम लिमिट्स पुट करो, एक 1,2 से पास करेगा, मतलब इसी लाइन में कहीं ना कहीं 1,2 भी होगा, तो बस तुम पुट कर दो, x में 1 y में 2, और फिर अपर लिमिट में x इज सम x, y इज सम y। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो y इज अ फंक्शन ऑफ x या x इज फंक्शन ऑफ कुछ तो आएगा, बस मे बी सॉल्व हो जाए, मे बी नॉट, देखते हैं, ठीक है। तो अब कॉपी करने का, ये बहुत कॉमन टाइप है, करवाया गया था, रिवाइज कर, चलो तब इंटीग्रेशन करना तो वो आएगा dy माइनस 1 बाई वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है सर, थैंक गॉड। और dx में ln of x लिमिट्स पुट करना, तो यहाँ पे एग्जैक्टली y एज अ फंक्शन ऑफ x उतना खास नहीं आने वाला, लेकिन गंदा एक क्वेश्चन तो आ रहा है, कुछ एक आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंपली ln of x बाई पता है ना 1 हो जाता है, तो ln of x, और ये इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्चुअली हाफ माइनस अगर ले लेते हो माइनस 1 बाई वाई आएगा, तो रीअरेंज मार लेना, ठीक है। सो ये इतना ही रहने देते, मैंने यहाँ से y एलिमिनेट कर सकते, मैंने आइसोलेट कर सकते हो, हाँ मतलब y मैंने अगर मैं ऐसे लिखने तो y एज अ फंक्शन ऑफ x, मैं वही बोल रहा हूँ, अब इसको इधर उधर करके y निकाल सकते हो, x को निकालना चाहो तो इधर एक्सपोनेंशियल ले लो कुछ एक, ठीक है। तो जो भी है कुछ एक आ रहा है, ठीक है, मतलब यू आर गेटिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x, और y एंड x के बीच में रिलेशन आ रहा है गंदा ही से, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन पूछा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन, ठीक है, क्लियर। इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन कॉमन प्रॉब्लम होता था, कोई बात नहीं, पता होना चाहिए, खत्म, नेक्स्ट। तो एटलीस्ट ये लेने का मेन रीजन यही है कि आपका फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज रिवाइज हो, कि tan थीटा वाला प्रॉपर्टी टैंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब प्रॉपर्टीज रिवाइज करने के लिए इतना टिपिकल हो सकता है, बोर्ड में ना आते वो इंटीग्रेशन ये सब ना आते, लेकिन इसके ऊपर तो कॉन्सेप्ट के ऊपर आ ही सकता है। जैसे फ्रैंकली এই পার্টে শুধু একটা क्वेश्चन দিয়ে দিতে পারে, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम दे दिए, तुमको स्लोप बता दिया अलग से, स्लोप बता दी कि स्लोप इज 1/3, और बोले व्हाट इज ex इफ ey इज दिस मच, तो तुमको इतना तो दिमाग में लगाना पड़ेगा, ये बोर्ड लेवल है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट ना करना पड़े। जनरली बोर्ड का ट्रेंड रहता है ट्राई टू अवॉइड एनी लार्ज कैलकुलस, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में बहुत लोग का ही रहता है, बहुत सारे स्कूल्स में जहाँ पे जिन लोगों का मैथ्स ही नहीं, यहाँ पे भी लोग रहते हैं मैथ्स नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जनरली बोर्ड के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो लॉजिकल बेस्ड होता है लेकिन बहुत मैथमेटिकली इंटेंसिव नहीं होते, तो बोर्ड पर्पस का बात करता हूँ, सिर्फ इतने के ऊपर तो क्वेश्चन आ ही सकता है,
जस्ट यूटिलाइजिंग द टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, इतना तो जानना ही पड़ेगा सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें जल्दी जल्दी करते हैं। फील्ड लाइन का ये हुआ, और क्या है, रुको एक एक करके सब क्लियर। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट है ये वाला ले लो कि क्या है, इतने सारे क्वेश्चन है ना, टाइपल पे लेते काहे टेंशन। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, टाइपल मैं रिंग का ही सोच रहा था, फिर लंबा चढ़ा जाए, रिंग पे ही लेते हैं। चलो अच्छा बोले, जब बोल ही दिए तो क्यों इसको यूज कर लेते। अरे इसको लकवा मार दिया, प्रोजेक्टर होना। ठीक है, ये वो रिंग ऑफ चार्ज क्यू रेडियस आर, चार्ज की मतलब टोटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेडियस आर। तुमको बोला है कि सर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू, टेस्ट जो क्यू है इट इज एट अ डिस्टेंस √3r और इसका मास है। ठीक है, इसको रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन में पूछा फाइंड नंबर 1 इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर सेकंड क्या हुआ, तो क्या एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है, फोर्स से निकाल सकते हो चाचा, क्या है यार तुम लोग, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, वो मेन क्वेश्चन है एक्चुअली। अब बाय मास करके एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, उठा फेंक देगा, बता दे रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन सर ये तो नहीं रहता सर, एक्सेलरेशन तो है नहीं सर, मैग्नेटिज्म में सर्कुलर मोशन है, वहां पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इंसेंट में तो प्रॉब्लम था, एक पैरल प्लेट के बीच में एक प्रोजेक्टाइल करके जा रहा है, फर्स्ट चैप्टर में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे भी तो प्रोजेक्टाइल वो सब पढ़ना पड़ता है एक्सेलरेशन, गधा कहेगा तुम एक्सेलरेशन। तो पहले आया इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब जैसे ही रिलीज किए तो मोमेंट यू रिलीज इट एट दिस सेपरेशन, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर पूछा सर पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब रिंग एंड क्यूब, स्मॉल क्यूब, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियली, ये निकालना। एंड थर्ड, अच्छा काम करो, इसको ना माइनस क्यू ले लो, टेस्टेड को ना माइनस क्यू ले लो बस। एंड लास्ट वेलोसिटी ऑफ माइनस क्यू व्हेन इट रीचेस सेंटर, रीचेस सेंटर, सेंटर में तो सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, अच्छा रिंग जो है, रिंग इज फिक्स्ड, somebody is holding it at rest, रिंग फिक्स्ड है। ठीक है, ये चार्ज मूवेबल है, तो पॉजिटिव रिंग है, नेगेटिव चार्ज को मैंने उसके एक्सिस पर रिलीज किया, कोई ग्रेविटी कुछ नहीं लेना, गलती से एमजी मत लेना शुरू कर देना, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। कैलकुलेट करो, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अरे यार गंदा हैंडराइटिंग, वो पता है नहीं पता। ओए क्या करना फटाफट, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, इतना ऐसा मैकेनिक्स का प्रॉब्लम मिनिमम आएगा। ये जो पार्ट है, आई कैप क्या डायरेक्शन देख पा रहा, आई कैप जगह लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज है ये पार्ट बोर्ड में आ सकता है, एक्सेलरेशन में फोर्स पूछेंगे यार, ये तो है सिलेबस का पार्ट। ठीक है, ये सोर्स है रिंग, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, फोर्स रिकॉल करो, फोर्स इज k q1 q2 by r square, but that is applicable only for point charges। ये पॉइंट है, ये तो पॉइंट नहीं है, इट्स अ रिंग, तब फोर्स को डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। पहले समझोगे क्यों नहीं लगा सकते, बेसिक कॉन्सेप्ट था, यू कैन नॉट अप्लाई k q1 q2 by r square, क्योंकि भाई ये पॉइंट चार्ज नहीं है भाई, ये रिंग है बड़ा सा। तो इसीलिए एक्चुअली और एक फॉर्मूला आता है F equals to QE, जनरल फॉर्मूला,
जो कि फील्ड थ्योरी का पार्ट रहता है। बोलता है कि कोई भी सोर्स चार्ज, जैसे यहाँ पे सोर्स लेट से कैपिटल क्यू को पकड़ता है, ठीक है, कोई भी सोर्स अपने कारण एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इट प्रोड्यूस अ फील्ड अराउंड इट। उस फील्ड में जब भी एक टेस्ट चार्ज आता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। तो अगर तुम फील्ड निकाल लिए तो फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, ये फोर्स किस पे है, दिस ऑन टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज कौन है यहाँ पे, क्यू, हमारा प्रॉब्लम है माइनस क्यू होगा, तो जो भी है फोर्स जो भी है इट इज ऑन अ टेस्ट चार्ज एंड फील्ड जो होता है इट इज ड्यू टू सोर्स चार्ज, ठीक है। तो उनके बीच में रिलेशन F इक्वल्स टू क्यू से हम लोग लिखते हैं। तो चाहो तो तुम इस तरह से रिलेशन लिख सकते हो इजीली, ठीक है, लेकिन उसके लिए E जानना पड़ेगा, ठीक है। अब E को निकालने का भी तरीका है कि भाई तुम एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके निकालो, अगर E नहीं याद है, ठीक है, ड्यू टू अ रिंग, तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का तरीका मैं पूरा जाऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये यही डेरिवेशन का पार्ट था। 12 के स्टार्टिंग में देखना मैं एडवाइस देता था कि भाई हो सके तो डेरिवेशन का कॉपी मेंटेन करो। 12 के स्टार्टिंग में सबको बोले थे, लेकिन स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनसे निकम में कोई ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो भाई उसमें डेरिवेशन देखना, अगर मेंटेन किया हो नोट्स, ठीक है, हम लोग एलिमेंट के कारण फील्ड लिख के या फोर्स लिख के उसका कॉम्पोनेंट लिख के फिर इंटीग्रेट करते हैं। बहुत कुछ था यहाँ पे, ठीक है, फील्ड लिख के एलिमेंट्री फील्ड एलिमेंट्री फोर्स वाला बोलूंगा लिख के फिर कंपोनेंट करके फिर कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते थे, क्योंकि वेक्टर इंटीग्रेशन होता था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो भी है। फाइनली जो फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला आता है प्रेजेंट टाइम्स में, मैं बोलूंगा फॉर बोथ फॉर जॉइंट एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स, याद रखो तो बेटर है। डेरिवेशन तो जानना ही है बोर्ड के लिए, लेकिन फाइनल फॉर्मूला भी याद रखो, कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पे आप बैठ के डिराइव नहीं करोगे, 2 मार्क्स दिया रहेगा, वहां पे सिर्फ मार्क्स दिया रहेगा ताकि आप फटाक से उसको यूज कर पाओ, डेरिवेशन करने के लिए नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो भाई रिंग के कारण बाहर की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रिंग है ये अपना फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग होगा, बाहर की तरफ होगा फील्ड, ठीक है। वैल्यू कितना होता है, हाँ क्या होता है बोलो, बस और कुछ नहीं तो गलत। देखो जैसे जनरल फॉर्मेट ऐसा रहता है कि प्रैक्टिस क्यों को पता होगा, के क्यू, वो तो भाई सही है, के ना लिखो या 1/4 लिखो, अप टू यू, के क्यू बाई डिनोमिनेटर में कॉमन फॉर्म रहता है, ये बहुत जगह यूज हुआ है, मैग्नेटिज्म में भी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है, तो याद रहना चाहिए, r² प्लस x² टू द पावर 3/2, ठीक है। मैग्नेटिज्म में भी एक था करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे, उसमें भी ऐसा आता था, तो फैक्टर इतना कॉमन है कि दिमाग में रहना चाहिए। अब एक चीज लॉजिक लगाओ, दो तरह से लॉजिक लगा सकते हो, फॉर्मूला सिर्फ इतना नहीं होगा, क्यों, अरे फील्ड आफ्टर ऑल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू के क्यू बाई r² होता है ना, डायमेंशनली r² आना चाहिए, यहाँ पे डायमेंशनली क्या आ रहा है, r3/2 आ रहा है, स्क्वायर तो नहीं है, बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, वो है, मैं उठ के दे तो देयरफॉर, अरे यार फोर्स और टेस्ट चार्ज वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो क्या आएगा, माइनस क्यू, टेस्ट चार्ज का साइन लेना इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में हमेशा चार्ज का साइन लेना इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ मैग्नीट्यूड में नहीं लेते, लेकिन साइन में हमेशा लेते, वेक्टर में हमेशा लेते हैं। अच्छा माइनस क्यू आएगा तो ई जिधर है उसके ऑपोजिट, माइनस का सिग्निफिकेंस फोर्स इज ऑपोजिट, वो तो होना ही चाहिए यार, नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, तो ठीक है, तो बस अब लिख लो, तो मैग्नीट्यूड में आप मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, फोर्स क्या है या डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, यही इनिशियल एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास, तो इनिशियल फोर्स बाय मास, इनिशियल फोर्स क्यों बोलोगे, फोर्स एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना, ठीक है, तो Q बाई एम ई का वैल्यू, तो कैपिटल Q के एक्स बाई ये पूरा चीज r² प्लस x² टू द पावर 3/2, अब x की जगह √3 पुट करो, √3r पुट करोगे तो क्या आएगा, के क्यू क्यू, ठीक है, x, अरे मैं बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैं वेक्टर नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्शन तो देख लिया हो ना, अट्रैक्टिव है, एक काम करते हैं पूरा 4π करके लिखते हैं, 4πm ऐसे √3r काय टेंशन ले, r² प्लस 3r² 4r², 4r² का 3/2, तो हाँ 2r का क्यूब 8r³, एक r कटेगा तो 8r², 8 4 32 वैल्यू, ये आ गया इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर।
तो इनिशियल एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमको मिलता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। करो करो फटाफट करो, ऐसे बोल सकते। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी का बात। ठीक है, तो वंस अगेन पोटेंशियल ऑफ थ्योरी कॉल करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला कल लास्ट क्लास ही देख रहे थे, Q1 Q2 by 4 r और पेयर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स रहे तो लाइक हाँ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऐसे करके। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आप तभी यूज कर पाओगे, सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तभी यूज कर पाओगे अगर वंस अगेन पॉइंट चार्ज के Q1 Q2 by r जो फॉर्मूला था इट्स एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। यहाँ फिर से नहीं लिख सकते क्योंकि एक पॉइंट है दूसरा एक पूरा रिंग है। तो आइदर इंटीग्रेट करके निकालो या यूज दिस फॉर्मेट। ध्यान से देखिएगा, potential of a system, this is system, it can be written as Q into V. U is potential energy, V is potential, जैसे कि F equals to QE। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का होता है, फोर्स भी दोनों पे काम करता है, फील्ड लेकिन बस एक सोर्स का होता है। अभी पोटेंशियल क्या है, किसके कारण है, ड्यू टू सोर्स। ठीक है, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और ये है पूरे सिस्टम का, ऑफ सिस्टम। ये एक पे नहीं है, ये पूरे सिस्टम पे एनर्जी ऑफ सिस्टम। टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल सोर्स, मतलब यहाँ पे कैपिटल क्यू, क्योंकि तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब बोले सर पोटेंशियल जी लिखो। ठीक, तो उसके लिए तुमको पहले पोटेंशियल जानना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे कि रेडीमेड फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का भी रेडीमेड फॉर्मूला होता है। ठीक है, तुमको याद रखना पड़ेगा। हाउएवर वेरी इंटरेस्टिंगली सुनिएगा, फील्ड के फॉर्मूला का डेरिवेशन थोड़ा लंबा है क्योंकि आपको एलिमेंट्री फील्ड लेके फिर कंपाउंड लेके फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। पोटेंशियल का एक्चुअली इंटीग्रेशन बहुत इजी है। क्यों, मैं चलो ये पर दिखाई देता हूं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे वेक्टर कंपाउंड का तो कोई झमेला नहीं है। तो एक्चुअली ये बोल सकते हो सर ये स्मॉल क्यू और यहां पे एक एलिमेंट ले लो dq, तो एलिमेंट्री पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एलिमेंट दोनों पॉइंट चार्जेस है ऑलमोस्ट, के क्यू डी क्यू, भाई इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस बाबू, इनके बीच का डिस्टेंस r स्मॉलर होगा व्हिच इज हाइपोटेन्यूज। हाँ हाँ एग्जैक्टली, इसके हिसाब से इस प्रॉब्लम में 2r आएगा एक्चुअली। समझ में आ रहा है बात यार, ये √3 यार, 3D में इमेजिन कर रहा हूँ ऐसे टिल्टेड, और मतलब तुम कहीं से भी लोगोगे तो कोन शेप का बनेगा ना, स्लैंटाइड, हर एलिमेंट से मतलब हर डीक्यू से, पेरीफेरी में कोई भी डीक्यू लो, हर डीक्यू से क्यू का डिस्टेंस एक हाइपोटेन्यूज की तरह होगा, और हर जगह क्या होगा सेम। तो एक्चुअली डिस्टेंस आएगा के क्यू क्यू बाई आर, उसमें स्मॉल आर लिखता है। ये एलिमेंट्री पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम पूरा नेट पोटेंशियल निकालो तो इंटीग्रेट करना है। ए भाई इंटीग्रेट जब करो तो इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने इंटीग्रेट ओवर द रिंग, के क्यू आर सब कांस्टेंट है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन होगा डी क्यू का, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, डी क्यू इंटू टोटल क्यू, के क्यू भाई यार वाह, और ये सबसे इजी है। तो क्यू वी कर सकते हो या ऐसे ही कर सकते हो। सो आ गया क्यू क्यू बाई 4 पे स्लॉट, आर में हाइपोटेन्यूज वाला लेंथ मतलब 2r। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखी, एज ही मूव्स ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज वाला लेंथ तो चेंज होगा ना। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इनिशियल फोर्स और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकाला। ठीक है, ओके। अच्छा यहां से कोई पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, तो बस पोटेंशियल एनर्जी बाय क्यू कर दोगे तो v मिल जाएगा। और कोई पोटेंशियल पूछा ड्यू टू रिंग तो एनर्जी निकाली फिर बाय स्मॉल क्यू कर दो, मैंने बस बेसिकली इतना। ये जो फैक्टर है ये है पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू एट दैट पॉइंट, q by 8 एप्सिलॉन r, और एनर्जी है q q। ठीक है, फाइनल पॉइंट तो 0 हो जाएगा एनर्जी। ना 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 राइट ना, डिस्टेंस या हाइपोटेन्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इतना समझा तू। हाँ। तो डायग्राम से ही सोच, तू लॉजिक से सोच। वही तो आखिर रेडियस जब चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा, अरे चाचा ये डिस्टेंस, डिस्टेंस से r कौन सा डिस्टेंस, दोनों के बीच का डायरेक्ट पॉइंट, डायरेक्ट डिस्टेंस, ए दोनों पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस क्या 0 हो जा रही है, अनडिफाइंड हो जा रहा है, अरे अरे रेडियस कुछ एक रहेगा। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स इस फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होगा, r को क्या लिखोगे आप, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखोगे ना, अंडर रूट। तो ऐसा सोचो कि सर जनरल फॉर्मूला में x 0 हो जाएगा, अरे x 0 हुआ तो भी r स्क्वायर तो रहेगा, तो 0 या अनडिफाइंड तो नहीं है। नो यू आर स्मार्ट, समझ में आना ही चाहिए। एक करो फिर इसके बाद डाइपोल का ही प्रॉब्लम सोचो। अरे बाबा এই ছেলেটা ডাইপোল क्वेश्चन एकदम नहीं समझ
ले लेता अभी डाइपोल फोर्स ले लेता। पता नहीं डाइपोल का क्या मतलब होता है, समझ नहीं आता जो इस क्लास में रिकॉर्डिंग किया हुआ है मेरे पूरा देखता हाँ कहीं मैं नहीं। देखता हूँ नहीं देखता तो बोल रहा था कल को हमको अच्छे लगते देखने में बोल रहा हम वो टॉपिक में पढ़ाएगा तो नहीं लेकिन वहाँ पे ये सब चीज दिया था फील दिया था कि क्यों पढ़ता है क्या रीजन होता है। तो पढ़ना भी नहीं चाहते हो समझना भी चाहते हो बोले ऐसा की করে হবে दीदी। नेक्स्ट हाँ 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 सर और क्या है कंजर्वेशन लगा सर सर वेलोसिटी निकाला तो वो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। कर सकते हो एकदम कर सकते हो एकदम सही। तो जैसे कि सज्जन ने बताया जू ने बताया हम लोग को अरे सर जू नहीं सर अच्छा लग रहा है क्या बोला जुल नहीं सर जैसे जुल ने बताया हम लोग को कि सर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है तो ऑब्वियसली ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन dt ए dt इंटीग्रेट করে वेलोसिटी পেতে পারে किसी के दिमाग में ये खुराफाती चीज आ लेट्स एग्जाम टाइम ठीक है आ सकता है गलत नहीं है लेकिन पॉसिबल नहीं है क्या सुनो मेरी बात सुनो कर तो ऑब्वियसली सोचोगे तो गलत नहीं है कर सकते हो लेकिन थोड़ा बुद्धि यूज करो फिजिक्स में सिर्फ अंधाधुंध मैथ्स की तरह नहीं होता जैसे होता बायोलॉजी केमिस्ट्री की तरह नहीं है। अरे टाइम कहाँ से लेके आओगे हाँ वही जीटी का आंसर टाइम कहाँ से लेके आओगे फिर मोर ओवर तुमने जो एस्ट्रिक्स निकाला वो बस इनिशियल है बाद में तो चेंज करते रहेगा बीच में तो पहले तुमको एस्ट्रिक्शन से फंक्शन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा फिर ओवर टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर झमेला होगा तो ना एकदम नहीं। तुम लोग का सिलेबस में 12 में बोर्ड्स की बात करते हैं या मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो भी आता है वो बेसिकली मैकेनिक्स का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम ये सब पे बेस्ड होते हैं। अरे भाई जब ये सामने जा रहा है ऐसे करके थ्रू आउट इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है सर एंड कंजर्वेटिव फोर्स और कोई फोर्सेस है नहीं बस कंजर्वेटिव फोर्सेस है ओनली इफ यू हैव कंजर्वेटिव फोर्सेस यू कैन कंजर्व टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो आप बोलोगे सर ये इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइन खत्म एनर्जी में भी तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी तो आता ही है खत्म तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो की स्पीड जीरो है फाइनली जब यहाँ पे पहुंचेगा इट विल हैव सम स्पीड वही वी नॉट निकालना तो तुम इनिशियल एनर्जी क्या लिखोगे सर काइनेटिक इनिशियल था जीरो छिलो कि आई रिलीज फ्रॉम रेस्ट पोटेंशियल एनर्जी यस सर आज पोटेंशियल तो निकाला हम लोग क्यू क्यू क्या क्यू बाई 4% नहीं 8% आर सही ना सर ये तो मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो सर इसका मैकेनिक्स के टर्म्स में तो निकालना है उसका एनगेज के लिए मम्मी मम्मी इधर भगवान उठा लो अरे वैक्यूम में हो रहा है स्पेस में हो रहा है यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में बोला अर्थ मत ले लेना कोई एमजीएच नहीं है एमजीएच होने के लिए तो अर्थ चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है डोंट टेक एनी ग्रेविटेशन वैक्यूम होना भी इंपॉर्टेंट नहीं बस सिंपल बात है डोंट टेक एनी ग्रेविटेशन बोला हुआ है कोई अर्थ वर्थ नहीं है आसपास में ये तो बोला स्टार्टिंग में हाँ बोला लेकिन गधू मैकेनिक्स मैकेनिक्स में पोटेंशियल एमजीएच ही आएगा पूरे इलेक्ट्रॉन का हालत खराब है। फाइनली क्या होगा फाइनली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जो हमको निकालना है प्लस पोटेंशियल एनर्जी कुछ एक रहेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल में तुम के क्यू क्यू माने क्यू क्यू बाई फोर नॉट आर लिख सकते हो फिर स्मॉलर के नाम पे यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा कैपिटल आर ठीक है ना ये वही फॉर्मूला यूज कर लो क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था ये तो जनरल केस के लिए था फॉर सम आर आर इज द हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस जब सेंटर में पहुंच जाएगा तो बेसिकली वो हाइपोटेन्यूज ना होगा वो आर हो जाएगा रेडियस अब यहाँ से देयरफॉर कितना है एम वी नॉट स्क्वायर कि उधर जाएगा तो कितना आएगा 1/। सर वो हम लोग कर देते ओ देखो एक चीज गलती करती है मैं वही सोचूंगा नेगेटिव क्यों हो रहा है सॉरी अरे ये माइनस आएगा माइनस है यहाँ पे भी चार्ज का साइन लेना इंपॉर्टेंट है सॉरी मेक द करेक्शन ये तो जनरल फॉर्मूला तो छोड़ो इस प्रॉब्लम में पोटेंशियल में चार्ज का साइन लेना इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि भाई पोटेंशियल कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल जो रिलेट होता है विद वर्क वर्क में आता है डॉट प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की जब बात करोगे साइन ऑफ चार्ज इज इंपॉर्टेंट ठीक है ओके
साइन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मिस्टेक हो रहा था, तो मैं वही सोचा कि नेगेटिव क्यों आ जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव आना चाहिए। तो मेन चीज है यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, पोटेंशियल नेगेटिव है वहाँ पे माइनस ऐड कर लेना, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल ये, फाइनल में भी तुमको स्मॉल क्यू में क्या लेना पड़ेगा, माइनस क्यू, ठीक है। मैंने नेगेटिव चार्ज दिया था, तो अब तुम रीअरेंज करोगे तो तुमको अच्छा आंसर मिलेगा, तो 1/4 - 1/8 क्या, और मैं मना कहा क्योंकि भाई 4/0 mr क्या आंसर आ रहा है V0 का। तो कंजर्वेशन एनर्जी इज कॉमन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर बोर्ड्स। तो कंजर्वेशन एनर्जी कैसे किए, क्यों किए, हर एक टर्म क्लियर करो, कोई टर्म में डाउट पूछो। तो 1/8 - 1/4 दैट विल बी 1/8, राइट, यस। 1/4 - 1/8 4 into 2 2 - 1 1 1/8 आएगा, और 2 और वहाँ पे 8 कटा, दैट इज 4 mv0 स्क्वायर, यस, बहुत बढ़िया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट होता है तुम्हारा, और भी प्रॉब्लम टाइप से कम 3, हाँ डाइपोल वाला दिखा देते एक, ये वाला रिकॉल करो, ये भी करवाया हुआ था एक, डायरेक्टली दे, हाँ बेसिक से लेते हैं, डाइपोल का थोड़ा रिवीजन हो जाए बेसिक से, ठीक है। सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 4 चार्ज है, at the corners of a square, ठीक है। ए साइड लेंथ सबका ए है, ठीक है। चार्ज का वैल्यू लेते हैं, रुक जाओ, इसका होता है -2q, -2q, इसका 3q, इसका -q, और क्यों, रुक जाओ एक बार, तो चेंज करेंगे हम लोग, हाँ ऐसे रुक जाए, चला ऐसा कुछ, -2q -q -q 4q, ठीक है, -q -2q 4q, ठीक है। ऐसे 4 चार्जेस दिए, तुमको पूछा है फाइंड डाइपोल मोमेंट, p वेक्टर से हम डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी को याद नहीं है तो लिख लेना भाई, p वेक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना निकाला, चार्ज वैल्यूज q के टर्म से दिया हुआ है और साइड लेंथ है a। ऐसा सिस्टम देकर किसी एक चार्ज में फोर्स वो पूछता है बहुत। हाँ बहुत हमने लास्ट में नहीं किया कि पोटेंशियल एनर्जी वैसा होता है, हाँ फोर्स, लेकिन वो ऐसा सिस्टम देकर वो फोर्स कितना वो लगभग हर पेपर में पूछता है। हाँ ये तो फोर्स के ऊपर आता है, वो भी प्रैक्टिस कर लो। सिस्टम का डाइपोल मोमेंट ही निकालो। सिमेट्रिकल कहाँ है, हाँ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, पोटेंशियल ले रहे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का बेसिक फार्मूला ये था, डाइपोल मोमेंट का बेसिक फार्मूला ये था, डाइपोल मोमेंट है क्या, इट्स मोमेंट, मोमेंट का मतलब ये आ रहा था, मैं बोला था डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली डिफाइंड एज समेशन ऑफ, यस, q by r i वेक्टर, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ले लो, वहां से हर एक चार्ज का पोजीशन वेक्टर लो, मल्टीप्लाई दैट विद द चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज वैल्यू, समेशन करोगे तो ये मिलेगा। इन दिस केस ये तो 0,0 पे है ओरिजिन पे, इसके लिए अगर मैं q इंटू आर लिखूँ, मैंने 2q इंटू, उसके लिए r पोजीशन वेक्टर क्या है 0, इसके लिए क्या होगा 4q इंटू ये डिस्टेंस है a,
ए आई कैप, ठीक है। इस क्यू के कारण माइनस क्यू पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, तो ए जे कैप, इसके लिए माइनस क्यू रूट टू है, ये क्या था होगा, हाँ रूट टू है। और मैंने तुमको अगर यह वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो ये तो बस माइनस हुआ, लेकिन तुमको वेक्टर फॉर्म में तो आई कैप जगह करना है। बेस्ट है कि ऐसे ना लिख के ये कर लो, क्यू इंटू कोई भी आर वेक्टर को अब कॉम्पोनेंट में तोड़ के भी तो लिख सकते हो। तो रूट टू तो मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन कॉम्पोनेंट में अगर तोड़ोगे इस आर वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ठीक है ना। ऐड कर दो, डायगोनल क्या आ गया, तो हो गया आपका आई कैप, यहाँ पे भी आई का आई कैप, तो 3 क्यू ए आई कैप, और ये माइनस और वो माइनस प्लस, क्या रूट टू है तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर आर वेक्टर कोई भी पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकते हो, एक्स कॉम्पोनेंट दूसरा। सर इस सिस्टम को पोटेंशियल निकालना चाहिए। बता क्लियर है ये बात। डाइपोल मोमेंट का और एक तरीका होता है डाइपोल मोमेंट निकालने का। डाइपोल मोमेंट का एक रेडीमेड फॉर्मूला था क्यू इंटू डी, याद कर लो। ये लेकिन एप्लीकेबल था फॉर अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अगर आपके पास एक पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तब ये फॉर्मूला डायरेक्टली ला सकते हैं वेक्टर की तरफ, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अरे ना रे, मैं मास का डिस्टेंस था कि वो एक टू डी बोलता हूं मैं, ओरिजिन का टेल, ठीक है। अब बात है यहाँ पे उस वजह से कर सकते हो कैसे, इस सिस्टम को हाँ पेयर्स में उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुमको खुद सोचना पड़ेगा कैसे पेयर्स लेते, जैसे कि हाँ पता है, आप ये कर सकते हो, बाप रे माइनस क्यू के साथ, ये जो माइनस क्यू ऊपर वाला इसको लिख सकते हो प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू, प्लस क्यू माइनस टू क्यू लिख सकते हो, थिंक इट लाइक दिस। तो तुम सोच सकते हो कि वो जो कॉर्नर वाला माइनस क्यू था, टॉप राइट हैंड कॉर्नर, इट इज एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ टू अदर चार्जेस, प्लस क्यू एंड माइनस टू, तो माइनस क्यू ही रहा। तो ऐसा करने का रीजन क्या है, माइनस टू प्लस इसको तुम एक डाइपोल ले सकते हो, मान सकते हो, यूजुअली इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। फिर इधर जो माइनस टू क्या है, यहाँ पे 4 क्यू में तो मान लो दो चार्ज है, ठीक है, और कितना 2 क्यू, क्या 4 क्यू इज 2 क्यू एंड 2 क्यू यस, तो माइनस टू क्यू फिर प्लस टू क्यू, इन दोनों को मिला के और एक डाइपोल P2 जो हो गया 2 क्यू, और फिर यहाँ पे जो है ये और एक 2 क्यू बचा, यहाँ पे था माइनस टू, क्या कौन सा, यहाँ पे ना जरूरत नहीं है, तुमको पेयर्स में तोड़ना है। माइनस क्यू को मैंने रखा, इसको मैंने प्लस क्यू माइनस टू क्यू किया था कि माइनस क्यू या नेट नेट सेम रहे, इन ऊपर में तोड़ दिया तो उससे क्या होगी, माइनस क्यू प्लस क्यू एक पेयर दिखा, माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू एक पेयर दिखा, समझ में आ रहा है पेयर कैसे हो रहा है। और लास्ट में ये तो 4 क्यू है तो 2 क्यू यहाँ पे यूज होगा, और 2 क्यू पड़ रहा, दिस 2 क्यू एंड देन माइनस 2 क्यू, ये और एक पेयर। तो आप क्या करो, सबके कारण डाइपोल मोमेंट लिखो, वेक्टोरियली सम कर दो, ठीक है। तो सबके कारण डाइपोल मोमेंट इस फॉर्मूले से लिखोगे, क्यू इंटू डी, मतलब क्यू इंटू बीच का डिस्टेंस डी, फिर ये क्यू मैंने यहाँ पे क्यू कौन है, 2 क्यू है, 2 क्यू इंटू डी, यहाँ पे क्यू कौन सा 2 क्यू इंटू डी, अब लिख के ऐड करो वेक्टोरियली, ठीक है, इससे भी सेम आंसर है। वही आई ना, वही तो हुआ, अरे वही तो आएगा। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई कैप आपका, ठीक है, वो P1 वेक्टर होगा क्यू ए, हाँ क्यू ए जे आई कैप, डाइपोल मोमेंट एकदम बेसिक था।
हो गया ये? तो एक क्वेश्चन रहता था, कॉमन क्वेश्चन कि सर डाइपोल पे, हाँ सर एक डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट उसका पी दिया हुआ है, बट इट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल, पॉइंट चार्ज से डाइपोल के सेंटर का डिस्टेंस है r, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल। इस सोर्स चार्ज के कारण, कैपिटल के कारण डाइपोल पे कोई नेट फोर्स आएगा क्या? नेट फोर्स कुछ भी होगा क्या? और होगा तो क्या होगा? तो एक चीज यहाँ पे एक बार रिवाइज करवाना तो इसलिए वही ले रहे हैं, क्या होगा? फोर्स रिलेटेड थोड़ा रिवाइज कर लो, फिर हम लोग थोड़ा वेव ऑप्टिक्स में वापस जाके ऑप्टिकल पाथ वाला लेते हैं। अरे भाई उसी के ऊपर अभी एप्लीकेशन कर की प्रॉब्लम है, सब कुछ ले क्यों रहा हूँ, उसके ऊपर बेस करके और प्रॉब्लम्स है, समझा बबुआ? तो फिर मेंस करें, क्या फिर मेंस फिर मैथ्स करवा दे रहे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल ही रहा है तो ठीक पेस पे जा ही रहे हैं हम लोग, टेंशन नहीं। अगेन मंडे ट्यूसडे तब होगा, क्या होगा? रे ऑप्टिक्स एक्स्ट्रा सब हाँ वो दोपहर का टाइम है दोपहर में 11 हाँ, बजे, साढ़े 11, हाँ 11:30 एक 11:30 दूंगा, एक 4 बजे वाला टाइम, 9:40 तक एनीवन शुरू होगा आपका ऑफलाइन तो नहीं, आप तो भाई फुल मतलब 95 99 आयुष तो एग्जाम গুলো স্কুলে কেমন যায়? মোটামুটি মানে ফেল করে যাস? একটা তো ফেল করিস তুই? মোটামুটি ম্যাথস 19 পেয়েছিলি, আউট অফ 20 ফিজিক্স 18, হ্যাঁ মোটামুটি এবার ভাই তো তুই এখানে এসে সব বলিস না আমাকে, সব জানিস তুই বল। ইংলিশে কত পেয়েছিস সেটা জিজ্ঞেস করুন, কত পেয়েছিস? 14 ইংলিশে 14 স্কুলে গেলে কোনদিন 14 পেতাম ইংলিশে? এ শোন না, আয়ুষ তুই সব জানিস কিন্তু বলিস না আমাকে, বল এখানে এসে কেন এমনি কেন করিস? ভাল লাগে না আমাকে। এই ক্লাসে হয়ে গেছে ওরকম, কেউ 17 পেলেও ওটা বিলো স্ট্যান্ডার্ড এখন। अरे वही बात है रे, बोलते अभी तो बंदा भी कैलेंडर बन रहा है, कुछ कर नहीं। चलो यहाँ पे क्या थ्योरी थी, एक बार फटाक से रिकॉल करो। जब डाइपोल में बोलते थे ये पार्ट बोल देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। डाइपोल में एसेंशियली क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहते ही हैं, ठीक है। तो बोलता है कि अगर इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में पुट करते हो, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है, फोर्स हमेशा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल के एक्सटर्नल कौन है? क्यू, कैपिटल के अपना फील्ड क्रिएट करा, उस फील्ड के कारण ही फोर्स आया। लेकिन एक थ्योरी था कि अगर तुम यूनिफॉर्म फील्ड में रहते हो, ऐसा सिमिलर चीज लेकिन मैग्नेटिज्म में भी होता था, अगर तुम एक यूनिफॉर्म फील्ड में हो, नेट टॉर्क विल बी जीरो, ठीक है, नेट टॉर्क में सॉरी नेट फोर्स विल बी जीरो। यूनिफॉर्म फील्ड में रहने से क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड लेट से ऐसे है, फील्ड लाइंस ऐसे है। अगर आपका डाइपोल ऐसा रहे तो माइनस क्यू पे सामने की तरफ क्यू कुछ भी पीछे की तरफ रहेगा, ऐसे लेते हैं माइनस क्यू पे फोर्स की तरह माइनस क्यू ही, और प्लस क्यू पे फोर्स की तरह प्लस क्यू, फोर्स विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैनर। तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो इवन इफ इट इज टिल्टेड, ठीक है, डाइपोल है टिल्टेड है, मेन चीज है, लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड मतलब हर जगह एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा, सेम। तो इसमें फोर्स अगेन फिर से आएगा क्यू ही, इसमें पीछे की तरफ माइनस क्यू, अगर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। सो टॉर्क रहता है लेकिन फोर्स नहीं होता, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में बेसिकली कंक्लूजन, द वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। हाँ, टॉर्क का फॉर्मूला आता है, टॉर्क होता है पी क्रॉस विद टी, जो कि डाइपोल मैग्नेटिज्म में म्यू क्रॉस विद बी, सिमिलर चीज है, यार रिकॉल करो। तो अभी टॉर्क छोड़ो, अभी फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स इन यूनिफॉर्म फील्ड इज जीरो, यूनिफॉर्म फील्ड में ही जीरो होता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण, लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होता। पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड लेंथ कैसे होता है, डाइवर्जिंग। ये डाइवर्जिंग फील्ड लेंथ बोले तो नॉन यूनिफॉर्म ना, यूनिफॉर्म फील्ड माने कि फील्ड लेंथ बोले पैरेलल होते, ठीक है।
तो पॉइंट चार्जेस জন্য কিন্তু হবে না ফোর্স আসবে ठीक है तो उसके लिए क्या करते हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला रिवाइज कर लो रिकॉल कर लो बोलते थे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में फोर्स कैसे निकाल सकते हो px into d upon dx ठीक है जान एबल मोमेंट का कंपोनेंट एबल मोमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है इस केस में एक्चुअली x कंपोनेंट खुद ही होगा ठीक है d upon dx में पार्शियल डेरिवेटिव इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है अब इस प्रॉब्लम में ये इजी है क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में तो कोई तुमको टेंशन नहीं लेना तो बोलता है जनरली कि ये फार्मूला आप यूज करते हो कि p into d upon dx या px into ये यूज करते हो whenever you have a non uniform electric field एक्सटर्नल फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है ठीक है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड फोर्स কেন চলে আসবে মানে ফোর্স নন জিরো হয়ে যাবে কেন চলে আসবে রিজনটা এটা जैसे इस प्रॉब्लम में देखते हैं ये कैपिटल क्यू अच्छा এটা कैपिटल नहीं है स्मॉल माइनस स्मॉल क्यू डायपोल का डायरेक्शन क्या है माइनस टू प्लस होता है ऐसा अच्छा अब सोचो इस पे जो फोर्स होगा वो होगा q इनटू यहां का फील्ड अच्छा একটা টেস্ট পয়েন্ট চার্জের জন্য সোর্স কাছের ফিল্ড স্ট্রঙ্গার है दूर फील्ड वीकर है जहां पे फील्ड का वैल्यू डिफरेंट होगा लेकिन यहां पे जो फोर्स देखोगे अट्रैक्टिव होगा लेकिन इट विल बी डिफरेंट फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है पिछली बार क्या हो रहा था यूनिफॉर्म मतलब हर जगह फील्ड क्या है सेम इसलिए जीरो आ रहा था इस बार क्या फील्ड डिफरेंट है इस बार डिफरेंट फील्ड होने का अब जीरो नहीं है समझ में आ रहा है इस बार कुछ कराएंगे सम नेट फोर्स आएगा तो वो नेट फोर्स तुम ऐसे निकाल सकते हो ठीक तो बेसिक्स में का डिराइव नहीं करना दिस वन रेडीमेड थंब रूल फार्मूला जो यूज होता है ठीक है बेसिक से भी डिराइव कर सकते हो वहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या कुछ जगह अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा लंबा हो जाता है तो रेडीमेड फार्मूला ये होता है फॉर बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऑब्वियसली जब डायपोल के प्रॉब्लम्स ऐसे देते हैं इसका मतलब r नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस वो तो हमेशा हम लोग लेते ही हैं डायपोल और माने कि वो तो मास्टर चार्जेस से गैपটা খুব ছোট r नॉट এর गैपটা খুব বেশি अच्छा क्या तो फार्मूला क्या आएगा f इक्वल्स टू p उसी डायरेक्शन में x एक्सिस d माने dd x ऑफ ठीक है q के कारण फील्ड क्या होता है kq बाय x स्क्वायर माने r को मैं x कर रहा हूं बाद में r पुट कर दूंगा মানে ऐसा कर सकता सर पढ़े x इक्वल्स टू r नॉट पुट कर दो डेरिवेटिव में করে নি তারপর x इक्वल्स हो जाएगा r नॉट तो p q k ddx of 1 by x square is minus 2 by x cube रिकॉल करना ने बेसिक मैथ्स ठीक है ddx of 1 by x square हाँ माइनस nx टू पर n minus 1 तो minus 2 by x cube ठीक है ये फोर्स है बस ये आंसर ये माइनस क्या शो कर रहा है कि नेट फोर्स एक्चुअली अट्रैक्टिव है ठीक है फोर्स नेगेटिव आ रहा है मतलब फोर्स इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो एक्चुअली अंदर की तरफ अट्रैक्टिव है वैल्यू है k का वैल्यू अगर पुट कर लो तो कुछ आएगा qp 1/4 पे 2 कटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x एक्स्ट्रा के r नॉट पुट कर लिए तो r नॉट क्यूब इन अंदर की ठीक है तो ये जान के रखो क्लियर हुआ उल्टा भी कर सकते थे सुनिएगा एक बार लास्ट पार्ट बस सब दिमाग खोल दे एकदम पूरा एकदम रिवाइज कर लो सुन लो लास्ट पार्ट उल्टा भी कर सकते क्या सर आपको फोर्स ऑन डायपोल पूछा है ना बट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ समझना बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इसके ऊपर जो फोर्स होगा इस पे रिएक्शन फोर्स सेम होगा তাহলে তুমি তো फोर्स ऑन क्यू बार करते पारी ठीक फोर्स ऑन क्यू कैसे निकालोगे ये बोल अलग से बोलता है सर दैट विल बी माने क्यू तो डिस्चार्ज हो गया तब क्यू डिस्चार्ज हो गया सोर्स कौन है इस पर डायपोल माने F q * E কিন্তু এইটা হচ্ছে ডিউ টু डायपोल ये हम लोग आज में स्टडी नहीं करेंगे नेक्स्ट दिन एक है फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड जो डायपोल में फोर्स क्रिएट करता है यहाँ पे फील्ड ड्यू टू डायपोल डायपोल के कारण जो फील्ड होगा जो हम लोग पूर्ण फॉर्म में e cos थीटा है वही p r cos थीटा r sin थीटा वो p cos थीटा p sin थीटा टर्म्स में होता था ठीक है वो कंपोनेंट करके स्टडी करते थे तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे मैं बस यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि डायपोल जब रिवाइज करोगे घर में तो ध्यान देना हम लोग ये पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन डायपोल टॉर्क ऑन डायपोल दूसरा टॉपिक होता है फील्ड ड्यू टू डायपोल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल तो डायपोल जो फील्ड है उसके लोकेशन पे क्रिएट करता है उसके और उस पे फोर्स मिलेगा यही तो फील्ड थ्योरी है ना फील्ड थ्योरी क्या बोलता है कोई भी चार्ज सिस्टम अपने आसपास फील्ड क्रिएट करता है उसके फील्ड में जब कोई दूसरा आता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो एक्चुअली ये फील्ड दिया यहाँ पे उसने फोर्स दिया और अल्टरनेटिवली डायपोल ने यहाँ पे फील्ड क्रिएट किया उसने फोर्स दिया ठीक है तो इससे भी करते हो ना सेम आंसर आता सेम आंसर ही आता ट्राई कर ठीक है तो वो छोड़ो नेक्स्ट रिवाइज करेंगे आज को इतना रिवीजन में इतना
फिर वेव ऑप्टिक्स लेते हैं। ठीक है, आप कॉपी पे कर लो, जान लो मेथड। ठीक है, रिवाइज दीज प्रॉब्लम्स, जरूरत है जिंदगी के। वेव ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास ऑप्टिकल पाथ देखे थे, तो उसमें एक चीज आता है और एक, ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा, फिर उसको यूज करेंगे हम लोग एक प्रॉब्लम में, कांट हेल्प। देखो, ठीक है, तो लास्ट क्लास बस एक बार रिवीजन दे देता हूँ। क्या था, हमने देखा था मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और उसमें टी डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो एक लाइट वेव अगर इसके थ्रू भेजते हो, लाइट रे, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आएगा, लेट्स से φ1, यहाँ पे कौन सा φ2, ये लास्ट क्लास तो बस एक बार सिनॉप्सिस दे रहा हूँ। जो फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसके लिए तुम लिखोगे 2π/λ del x। ठीक है, del x में t है, t इज अ ज्योमेट्रिकल पाथ, लेकिन लैम्डा वोंट बी द वेवलेंथ इन वैक्यूम, क्योंकि मीडियम में आती है वेवलेंथ चेंज कर जाता है। ठीक है, वहां पे हमने बोला था कि एक्चुअली यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइक दिस, आप इस सेटअप का ऐसे सोच सकते हो कि सर दिस कैन बी रिप्लेस्ड, दिस ग्लास रीजन, दिस रीजन हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वैक्यूम। आप एक वैक्यूम से उसको रिप्लेस कर दिए। ठीक है, वैक्यूम को कुछ एक पोर्शन से रिप्लेस कर दी, मतलब पूरा चीज वैक्यूम में आ गया। पिछली बार इनिशियली कुछ वैक्यूम है, फिर मीडियम है, फिर वैक्यूम। अब क्या करते हो, उतने रीजन को यू कैन रिप्लेस इट बाय एन इक्विवेलेंट रीजन इन वैक्यूम, ताकि फेज सेम रहे। ठीक है, मतलब φ1 है, यहाँ पे φ2। ठीक, तो ये तुमने टी वाले रीजन को इस रीजन से रिप्लेस किया इन वैक्यूम। ठीक, तो जो रीजन को आप रिप्लेस करोगे तो वहां पे जो सेपरेशन लेना पड़ेगा, दैट वोंट बी टी एनीमोर, दैट विल बी म्यू टी। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल पाथ होता है जो हम लोग आंखों से दिख रहा है इन एनी मीडियम में जो भी ज्योमेट्रिकल पाथ है। ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है कि एनी इक्विवेलेंट पाथ लेंथ जिसमें आपको सेम फेज डिफरेंस मिलेगा, लेकिन वो वैक्यूम में ट्रेवल कर। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने बोला था कि सर ये आता कैसे, वो लैम्डा प्राइम और लैम्डा को अगर रिलेट करते हो ना, ठीक है, तो लैम्डा प्राइम इज लैम्डा बाय म्यू। ठीक है, ऐसा नहीं, तो ये देख के लगता है कि सर फेज डिफरेंस आपको वही सेम मिलेगा, सेम फेज डिफरेंस मिलेगा, बट बाय ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ म्यू टी इन वैक्यूम, इट इज सेम एज गेटिंग ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ टी इन दैट मीडियम म्यू। ठीक है, तो हमने बोला था म्यू टी इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पाथ एंड टी इज अ ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, ओके, ये बेसिकली एक इक्विवेलेंट आइडिया है कि आप एक किसी भी मीडियम के रीजन को वैक्यूम से रिप्लेस कर सकते हो। ये काम में कहां पे आता है, अब आता है, देखो सुनो, एक्चुअली प्रॉब्लम में लेटर यूज होगा, अभी ऐसे ले लेते हैं, सुनो। कभी सपोज ऐसा कुछ, ये मैं देता हूँ, ये वाला ट्राई करो। ठीक है, ऐसा दें, ठीक, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, हाँ डी पॉइंट, ये लेंथ सपोज ए है, ये बी है और ये टी है। क्या रुको, टोटल लेंथ है, ये लेंथ है, टोटल लेंथ है आपका टी, कितना लेंथ है टी। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली फेज है फाइ नॉट, यहाँ पे इनिशियली फेज है फाइ प्राइम। ठीक है, अब आइडिया ये रहता है कि अगर इस पूरे रीजन को आप रिप्लेस करते हो विद वैक्यूम, माने यहाँ पे कुछ रीजन कुछ दूर तक म्यू है, बाकी रीजन वैक्यूम है। ठीक है, लेकिन अगर इस पूरे रीजन को रिप्लेस करते हो वैक्यूम पूरे को, क्या तो एक सेल्फ इंडक्टेंस सुन लिया तुम, उसके बाद से वही बस। ठीक है, अगर तुम पूरे रीजन को वैक्यूम से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, एंड यू वांट द सेम फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे जो टोटल पाथ लेंथ होगा वो निकालो कितना, व्हाट विल बी द टोटल पाथ रिक्वायर्ड। ठीक है, टोटल लेंथ, वो एक्सप्रेशन निकालो, बस ऊपर वाला आइडिया ही यूज करना है, बस मुझे वहां से और एक नया फॉर्मूला लाना है, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको समाप्त करते हैं, क्या करना पड़ता है, वो जो ऊपर वाला आइडिया जो ऊपर में लगाया वही कि सर वैक्यूम मीडियम में जो भी पार्ट है दैट कैन रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट पार्ट म्यू टी इन वैक्यूम। तो यहाँ पे होगा क्या, तो जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में जो लिख रहा था मैं वो फटाफट कर दे रहा हूँ, तुम्हें बस कॉपी करो। हाँ, ये पार्ट लेट से आपका ए है, ये पार्ट आपका बी है। ठीक है, मैंने ए प्लस बी प्लस टी इज डी। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ यहाँ पे कितना होगा, ए पार्ट वो ए पार्ट ही रहेगा, ठीक है, बी पार्ट वो बी पार्ट ही रहेगा, बीच में आ जाएगा म्यू टी। ठीक है,
तो एक्चुअली जो नया टोटल लेंथ है, ठीक है, क्या कर रहे थे, माथा क्या है तुम्हारा, a प्लस बी प्लस म्यू टी, तो उसको तुम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी कैन बी रिटन एज डी माइनस टी, ठीक है, तो डी माइनस टी प्लस म्यू टी। इन अदर वर्ड्स, इस चीज को आप लोग नीचे कंटिन्यू कर रहे हो, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, यू कुड राइट द टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ। जब भी हम लोग ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोल रहे हैं, बार बार समझिए कि इट इज एन इक्विवेलेंट पाथ इन वैक्यूम, जिसके कारण सेम फेज डिफरेंस मिलने वाला है। ऐसे इक्विवेलेंट पाथ हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक सिंगल मीडियम में प्रॉब्लम डिस्कस करना हमेशा इजी होता है, मल्टीपल मीडियम में डिस्कस करना हमेशा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो फॉर सम रीजन वी वांट टू कन्वर्ट आवर एंटायर प्रॉब्लम इनटू वन मीडियम, ठीक है, फेज डिफरेंस रिलेटेड। फेज डिफरेंस क्यों, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में फेज डिफरेंस ही मैटर करता है, ठीक है, इंटेंसिटी में वही आता है। तो टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन वैक्यूम वो कितना है, ये फाइनल फॉर्मूला है, तो ये कैसा है, d प्लस यहां से टी कॉमन म्यू माइनस वन इंटू टी हो जाएगा ना, d प्लस यहां से टी कॉमन म्यू माइनस वन। तो लोग बोलते हैं कि सर टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू डी, डी मतलब जो ओरिजिनल ज्योमेट्रिकल लेंथ था, फिजिकली जो ओरिजिनल ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी। ओके, ये क्लियर है। ये जो रिलेशन बना, ये एक बहुत फंडामेंटल रिलेशन है, ठीक है, ओके। ये आपको अब यूज करना पड़ेगा वेव ऑप्टिक्स के वेव आईडीसी के प्रॉब्लम, तो मैं दिखा देता हूं। मतलब यहां पे मेन आइडिया क्या है, मैं फिर से रिटेरेट करता हूं, अगर किसी प्रॉब्लम में वैक्यूम के साथ साथ कोई मीडियम घुस के बैठा हुआ है बीच में, लेकिन टोटल लेंथ तुमको पता है, टोटल लेंथ है तुम्हारा डी, ज्योमेट्रिकल पाथ, लेकिन तुम चाहते हो कि उस पूरे चीज को कन्वर्ट कर दो वैक्यूम में, ठीक है। ये बस एक इक्विवेलेंट आइडिया है, जैसे कि लास्ट क्लास एक मिरर के कारण हमने इमेज सोर्स के आइडिया लगाया था, देखना जो लोग अटेंड किए थे, एक ट्रिक लगाया था, ये भी एक ट्रिक है कि पूरे मीडियम को रिप्लेस कर दो, बट फेज डिफरेंस को छेड़छाड़ नहीं कर, तो पूरे मीडियम को रिप्लेस करोगे वैक्यूम, तो लेंथ लेकिन चेंज करना पड़ेगा। तो जो नया लेंथ होगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ, वो क्या होगा, पिछली बार जो था उससे एक्स्ट्रा तुमको कितना ऐड करना है, म्यू माइनस वन इंटू, ठीक है। ये फंडामेंटल फॉर्मूला बन गया, जो आपका ओरिजिनल ज्योमेट्रिकल पाथ है उससे तो एक्स्ट्रा ऐड करो म्यू माइनस वन इंटू टी, तो तुमको टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिल जाएगा। एंड इसको, ये जो टोटल लेंथ मिलेगा, इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द फेज डिफरेंस। मैंने इसके पास फेज, ये अगर निकल गया, लेट्स से टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ को मैं कैसे डिनोट करूं, मैं डिनोट करता हूं, सोचो ऐसे, डेल जेड स्टार, ऐसे ही बोल रहा हूं, स्टार मेरा ऑप्टिकल पाथ समझा, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल मतलब जो एक्चुअल ज्योमेट्रिकल तुम देख रहे हो। अगर मुझे ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिल गया ना, तो इसके बाद क्या होता है, द फेज डिफरेंस कैन बी इजीली रिटन। फेज डिफरेंस आप चुपचाप आंख बंद करके लिखोगे, सर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल जेड स्टार। पिछले बार की तरह तुमको लैम्डा प्राइम वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडियम आने पे ही ना वेवलेंथ चेंज होता है, अगर पूरे को वैक्यूम कर देते हो तो वेवलेंथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो तुमको ना माथा पच्ची नहीं करना पड़ता। फेज डिफरेंस में तुम चुपचाप लिख दोगे, सर फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा डेल जेड प्राइम, अब फेज डिफरेंस में इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में पुट करो, वाईडीएस का पूरा प्रॉब्लम करो, ठीक है। ऑब्वियसली किसी को ये तभी क्लियर होगा अगर वो पूरा स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है तब। तो ये पार्ट एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं इसके एप्लीकेशन दिखा। देखो, तो मेन चीज क्या है, ये होने के बाद इसका एप्लीकेशन, मेन प्रॉब्लम ये होता है आपका, ऐसे प्रॉब्लम्स वर्मा जी, शर्मा जी सब में मिलेगा, ठीक है। अरे बोलने का बस ऐसे ही, नहीं बीएम शर्मा संगेज वाला, वर्मा जी शर्मा जी सब में ये प्रॉब्लम मिलेगा, ऐसा प्रॉब्लम रहता है। वही सिंगल सोर्स है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड, डी डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स, जैसा होता है हम लोग नॉर्मल पढ़े हैं, सब कुछ सेम है, बट एक डिफरेंस। सुन लीजिए पहले प्रॉब्लम, फिर कॉपी करना, छोटा सा प्रॉब्लम। बोलते हैं कि सर इसके सामने ना, हट, इसके सामने मैंने यहाँ पे एक हल्का सा सेलो टेप काइंड ऑफ या कुछ भी एक लगा दिया, पतला सा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेसिकली ग्लास स्लैब लगा दिया, ठीक है। अब ग्लास स्लैब मतलब बहुत मोटा नहीं, प्रैक्टिकल, हाँ, ठीक है, मैं ट्रांसपेरेंट ये ग्लास ही है, लेकिन मैंने डिफरेंट मीडियम पुट कर दिया। तो मेन चीज है कि यहाँ पे मैंने एक और एक मीडियम पुट कर दिया इसके सामने, ये थिन ग्लास, थिन दिस नहीं रे, थिन थिन ग्लास स्लैब। कितना थिन, उसका थिकनेस दिया रहेगा क्या, जनरली ऐसा दिया रहता है, सर टी इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0. मतलब बहुत छोटा, 0.2 मिलीमीटर। पकड़ना भी है उसको,
तुम लोग गोरिल्ला ग्लास के सामने जो रहता है ना, गोरिल्ला ग्लास में थिकनेस होता है उतना पतला, तो मिलीमीटर रेंज में होगा, ठीक है। तो मिलीमीटर थिकनेस का मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है लेट्स से 3/2, ग्लास पे जो हम लोग लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो S1 है S2 है। अब तुमको बोला हुआ कि सर यहाँ पे स्क्रीन है, सर S1 में ही लगा हुआ है। हाँ सिर्फ S1 में, S2 में या S2 में लगा रहेगा तो हमें डिफरेंट वैल्यू होगा, मैंने डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, डिफरेंट थिकनेस है। मैं सिंपल वाला लेता हूँ, एक इसके लिए समझा दूं पहले। क्वेश्चन अब ये रहता है, पहले समझ लो फिर कॉपी करना है एकदम बिंदास होके। हम लोग वैल्यू क्या लेते हैं ना, डी पे लेते हैं। डी कितना ले हम लोग, दारा नाम ही वही থেকে देखे वैल्यू গুলো দেবো, এমনি ভুলভাল वैल्यूज अभी कॉपी मत करना, रुक जाओ बुक से देख के मैं देता हूँ, भूलभाल वैल्यू नहीं ले चाप अच्छा, ठीक वालेट है मेरा। तो स्लिट्स है, एक स्लिट को सामने कवर कर दिया है ग्लास स्लैब, ठीक है। अब पूछा है कि फाइंड y ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम मतलब पता ही है तुम लोग को, जहां पे फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। अब बात है इसके इस स्लिट ये स्लैब के आने के कारण यहाँ पे ये जो y इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे अब सेंट्रल मैक्सिमम नहीं होगा, कहीं और होगा, तुमको वही हाइट निकालना है, ठीक है। क्लियर बात तुम्हें? तो अगर वो ग्लास सब दे तो कोऑर्डिनेट सोर्सेस होंगे। हाँ কোহারেন্টটা কিসের জন্য, ফেজ ডিফারেন্সটা কনস্ট্যান্ট যেন থাকুক। আরে ফেজ দুটোই তো আমি এখান থেকে ডিরাইভ করছি। স্ল্যাবের জন্য চেঞ্জেসটা কি হলো, স্ল্যাবের জন্য বাস ফেজ ডিফারেন্সের ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওই थिकनेसটা আমি চেঞ্জ করতে হবে, অন্য কিছু হয় না, অপটিক্যাল পাথ, ঠিক আছে। लेकिन उससे এই যে ফ্যাক্টটা কি ফেজ ডিফারেন্স রিমেইনস কনস্ট্যান্ট উইথ টাইম, কনস্ট্যান্ট, ওইটা কি থোড়ি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কি বলছিলাম স্যার এখানে যা ফ্লাকচুয়েশন হবে দুটোর মধ্যেই গিয়ে অ্যাড হবে, তো ডিফারেন্স দিতে গেলে ওটা তো কেটে যাবে, বুঝতে পারলি কথাটা। तो अब बात है हमको वो सेंट्रल मैक्सिमम का लोकेशन निकालना, तो जहां पे फेज डिफरेंस 0 होगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ओके कॉपी करो सेटअप, मैं वैल्यूज बताता हूँ बुक से लेता हूँ। ये प्रॉब्लम अब बोर्ड में नहीं आएगा आई गेस, ठीक है। किंतु जॉइंट में, वेबजी में, किसी भी एग्जाम में, नीट में बहुत कॉमन है ये सब, ठीक है। नीट में मे बी नॉट, क्योंकि वो लोग पूरा एकदम एनसीईआरटी के बाहर निकलते हैं, ठीक है। फिजिक्स डुबा देता है कि स्टूडेंट भी वैसे रहता है, जो लोग अच्छा करते हैं उन लोग से पूछ के देखो ना, वो लोग कभी ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिजिक्स डुबा देते हैं। एनडीए देना ही क्यों, क्यों बोलो, जू बोलो, जू बोलो आप। ये रीजन में इंडिया दे रहा है, तो उस रीजन से लोग दे रहा जाता है ये सब। मेन मुद्दा है जिंदगी में कुछ करना है, ठीक है ना। देखो आयुष को पता है उसके पापा बिरला अंबानी है, हाँ आयुष के पापा बिरला अंबानी लेवल के, तुमको पता है ना। क्या है तुम लोग कहाँ रहे, इसलिए तो जिंदगी में छेड़ है। भाई तुम लोग वैल्यू देने में क्या जा रहा है जी, तुम लोग वैल्यू नहीं दे रहे। सर y इक्वल टू 0 तो लिख सकते हैं। हाँ, वो लिख सकता है तो चलो क्या करें, यही लेते सुनो। डी का वैल्यू 0.5 मिलीमीटर, टी 0.2, म्यू 3/2, कैपिटल डी है आपका 1 मीटर। वेवलेंथ जो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ यूज हो रहा है दैट इज 600 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। निकालिए, चलो करते हैं, मैं फटाफट दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक। केवल अच्छा कोई भी कौन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। किसी को डाउट हो, दिक्कत हो तो सुनो। कितना आ रहा है, 1 2 3 बाप रे बाप, माइक्रोमीटर, ठीक है। देखता रुक सुनो, एट पी फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या लिखोगे,
सुनिएगा अच्छे से, S1 पे सिमेट्रिकली रह गया, S2 पे रह गया। S1 S2 सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, तो यहाँ पे फेस और यहाँ पे फेस क्या होगा, सेम। लास्ट में क्लास से करा डेल फाई का जनरल एक्सप्रेशन हम लोग बोले थे सर 2 पाई बाय लैम्डा डेल जेड प्लस डेल डेल्टा बिटवीन द सोर्सेस। ये तो जीरो है इस केस में, तो सिमेट्रिकली है। उसके बाद से ही देखना हम लोग को। अब P पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, P पॉइंट पे S1 से जो रेज आ रहा है, वन ऑफ द रेज, मिटा देता हूं, P पॉइंट पे ऐसे जा रहा है, S2 से रे ऐसे जा रहा है, पापा यहाँ ना रे, बहुत काफी ऐसे जा रहा है। व्हाट यू नोटिस, दोनों में पाथ तो डिफरेंट है, ठीक। हाउएवर यहाँ पे अब मेन प्रॉब्लम शुरू होता है इस टर्म को लेकर। ये हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, सुनिएगा अच्छे से, लॉजिक सुनना मेरा बात। ये हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते क्योंकि डेल जेड जब लिखते हैं, डेल जेड में ये और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है, Z2 माइनस Z1। अच्छा, Z2 जो है ये एंटायरली इन वैक्यूम है, इन वैक्यूम, राइट। लेकिन Z1 जो बोलोगे S1 से लेके P तक, वो तो वैक्यूम में कंप्लीटली नहीं है, कुछ पोर्शन स्लैब में है, फिर वैक्यूम में। बात समझे? अब देखिए सुनिए, इसी रीजन से हम लोग वो लास्ट वाला टॉपिक यूज करते हैं। लास्ट टॉपिक में जाता हूँ, क्या क्या हम बोल रहे थे कि सर अगर तोड़ तोड़ के करना पड़े ना तो चाप हो जाएगा डिफरेंट मीडियम्स में। तो लेकिन अगर मैं मीडियम को डायरेक्टली पूरे को वैक्यूम में कन्वर्ट कर दूं, तब ये डेल फाई का एक्सप्रेशन इजीली ले सकता है। उस केस में वेवलेंथ चेंज ये सब आपको नहीं लेना पड़ेगा। मीडियम चेंज करने पे वेवलेंथ चेंज होता है, बट यू नीड नॉट टेक दिस इनटू अकाउंट अगर तुम पूरे को वैक्यूम में कन्वर्ट कर पाए तो, ठीक। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, रेडीमेड जो ज्योमेट्रिकल पाथ है उसको ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करो। ऑप्टिकल पाथ में क्या करना पड़ता है, बस म्यू माइनस 1 into t कर देना पड़ता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर अगर आप सेम लैम्डा यूज करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू चेंज योर लैम्डा, क्योंकि उतना छोटे से रीजन में तो लैम्डा चेंज करेगा ना। ये चीज समझो, जब ग्लास स्लैब से गुजरेगा, इसको अगर मैं मोटा करके ड्रॉ करूं ऐसे, ऐसे समझाने के लिए, जब ग्लास स्लैब से गुजर रहा है उतने देर वेवलेंथ एक्चुअली क्या हो चुका है, लैम्डा प्राइम, बाकी जगह क्या है लैम्डा। बट यू डोंट वांट टू डू दैट, वो छोटा छोटा तोड़ तोड़ नहीं करना चाहते, जल्दी करना चाहते हो। आप बोलोगे सर लैम्डा यूज करता है, लेकिन डेल जेड में हम लोग का डेल जेड कितना, ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, इसको हम लोग डेल जेड स्टार लेते हैं। स्टार बोले मतलब ये ऑप्टिकल पाथ। तो मैं बोलूंगा सर ये फॉर्मूला आपको यूज करना करो, बट दिस इज नाउ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा चीज वैक्यूम में कन्वर्ट कर दिया। तो सुनो, Z2 एंटायरली इन वैक्यूम है, ये तो Z2 का ऑप्टिकल पाथ तो खुद है। Z2 जो ज्योमेट्रिकली तुमको ये लेंथ दिख रहा है ना S2P, वो और उसका ऑप्टिकल, ऑप्टिकल को मैं हमेशा डिनोट करूंगा स्टार से। तो ज्योमेट्रिकल पाथ Z2 एंड ऑप्टिकल पाथ Z2 दोनों सेम है। लेकिन तुम बोलोगे सर Z1 जो है माने S1P व्हिच इज Z1, वो है ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ। लेकिन उसमें कुछ देर लैम्डा प्राइम में, कुछ देर लैम्डा है, डिफरेंट डिफरेंट। हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूरा का ऑप्टिकल पाथ कन्वर्ट करो। तो आप बोलोगे सर बाय दैट लॉजिक S1P स्टार मतलब Z1 का स्टार ऑप्टिकल पाथ इज ज्योमेट्रिकल पाथ प्लस उतने स्मॉल रीजन में ऐड कर दो, तो मतलब म्यू माइनस 1 इंटू उसका थिकनेस T दिया हुआ था, ऐड कर दो। अब तुम बोलोगे सर ये हो गया Z1 का इस रीजन का ऑप्टिकल पाथ, यहाँ पे Z1 स्टार आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि लेंथ बढ़ चुका है, ওটা আমরা ভিজুয়ালাইজ করি অমনি করে, যেমন আগে ডায়াগ্রাম আমি করছিলাম না, লেন্থ একটু বেড়ে গেছে, यहाँ पे लेंथ बढ़ा, यहाँ पे वैसे विजुअलाइज नहीं करो, लेकिन हम लोग ऐसे इफेक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करो, ड्रॉ यही करो, लेकिन हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ऑप्टिकल पाथ। तो हम बोलेंगे सर देयरफॉर डेल फाई का एक्सप्रेशन क्या है, देखो फाइनल डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल जेड स्टार हो जाएगा Z2 स्टार माइनस Z1 स्टार, Z2 स्टार माइनस Z1 स्टार। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा Z2 स्टार तो Z2 ही है और Z1 स्टार Z1 प्लस ये है, तो आपका स्टेप बाय स्टेप ये है 2 पाई बाय लैम्डा Z2 माइनस Z1 माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। लोग बोलेंगे सर Z2 माइनस Z1 डेरिवेशन रिकॉल करो सर, Z2 माइनस Z1 ওটা তো এমনি করে আমরা বার করতে না d sin थीटा হ্যান তেন করে, वो तो ऑलरेडी था, वो तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस ही था, बस यहाँ पे एक म्यू माइनस 1 इंटू टी का फैक्टर भी आ रहा है। तो बोलेंगे सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देयरफॉर फेज डिफरेंस एट P, ये सब P पे डिस्कस हो रहा है, इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा Z2 माइनस Z1, वो तो ऑलरेडी था d sin थीटा और d tan थीटा इज y by d,
फटाफट कर लिए। ये किसकी जगह पे है, यह है z2 माइनस z1, मतलब जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस था, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म है माइनस v माइनस 1 इंटू t। अब हमको सेंट्रल मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, 0 फॉर बस, तो हो गया। अब y यहाँ से निकल गया, तो y कितना है, d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई स्मॉल टी, ठीक है, वैल्यू वेरी गुड। अब बहुत बार क्या होता है, पीपल बहुत सारे बुक्स में ये स्टेप्स स्किप कर देते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी लिख देते, तुम एकदम तोड़ के सोचो, इसलिए मैंने Z2 का भी ऑप्टिकल लिया, Z1 का भी ऑप्टिकल लिया, उस तरह समझा, ठीक है। लेकिन क्यों समझोगे, क्यों ऑप्टिकल ले रहा है, क्योंकि वहां पे एक सिंगल मीडियम होगा तो आपको लैम्डा बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर कैलकुलेट करो यहाँ से, सो d इज 1 मीटर, म्यू माइनस 1 3/2 दैट इज हाफ, थिकनेस आपका आया था 0.2 मिलीमीटर, 10⁻³ और d आपका आ रहा है, स्मॉल d था कितना था, स्मॉल d इज 0.5 मिलीमीटर। तो एक्चुअली ভালো ভ্যালু আসছে, उतना छोटा नहीं आ रहा, ये हाफ, ये 0.5 और 0.5 0.5 कट गया, 0.2 मीटर्स, यस गुड, खत्म।